दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज के हम इस वीडियो में ये रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ वीडियो। और आज के हम वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से जो फर्स्ट चैप्टर इतिहास का है, हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, वो आज पढ़ने वाले हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है? चलिए, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है हम ये वीडियो शुरू करते हैं। और आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी भाषा समझ में आएगी और बहुत अच्छे से आप ये क्लास करेंगे। और आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता रहूँगा और आप सब बनाते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए गाइस, ये वीडियो को शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, हमारे चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहले तो हम ये जान लें कि यूरोप क्या है। यूरोप एक महाद्वीप है। जैसे हमारा एशिया महाद्वीप है, वैसे ही यूरोप एक महाद्वीप है जिसके अंडर में कई कंट्री आते हैं। जैसे हमारा कंट्री आ गया फ्रांस, इटली, जर्मनी और लंबोडिया, और भी बहुत सारे कंट्री आते हैं इसके अंडर में। तो यूरोप एक महाद्वीप है जिसके अंडर में बहुत सारे कंट्री आते हैं, बहुत सारे देश आते हैं। तो हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहले अगर हम राष्ट्रवाद, ये पूरा चैप्टर समझेंगे उससे पहले राष्ट्रवाद का मतलब समझते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब है कि हमें अपने प्रेम से, हमें अपने देश से प्रेम और एकता की भावना को जो पैदा करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अब मैं कहूँगा कि मुझे भी प्रेम है, मुझे अपने देश से प्रेम है। हम अगर भारत में रहते हैं तो हमें भारत से प्रेम होगा। सिंपल सी बात है, हम जिस भी देश में रहेंगे उस देश से हमें प्रेम है, उस देश से हम लगाव रखेंगे, एकता रखेंगे और उस देश का नारा हर पूरे वर्ल्ड में बुलंद करेंगे। तो हमें अपने भारत से प्रेम है। यानी भारत क्या है? भारत एक राष्ट्र है, एक देश है जिससे हमें प्रेम है। तो भारत से हमें प्रेम, यानी हम क्या हुए? हम राष्ट्रवादी हुए। राष्ट्रवाद वो भावना है जो अपने देश से प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और ये जो है, ये राष्ट्रवाद की भावना 18वीं और 19वीं शताब्दी के 19वीं सदी के अंदर में चालू हुआ और लोगों में ये बहुत तेज़ी से फैलने लगा। उनको स्वतंत्र होना था क्योंकि राजवंश चल रहा था। राजवंश, राजाओं का दौर। राजा बहुत निरंकुश रहते थे। निरंकुश मीन्स जिस पर कोई किसी का अंकुश ना हो, यानी वो जो चाहे करे, मजदूरों से कर ले, मजदूरों को मारे पीटे, ऐसा राजा को निरंकुश कहते हैं। हम इसमें पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, हमारा फ्रांस का क्रांति हुआ 1789 में। फ्रांस की क्रांति हुई। इस क्रांति में जब 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई, उस वक्त फ्रांस का राजा लुई 16वां था जो बुर्बो वंश का था। लुई 16वां जो बुर्बो वंश का था वो यहाँ का राजा था। और 1789 में जब यह क्रांति हुई तो वो गद्दी छोड़कर चला गया। कौन? लुई 16वां गद्दी छोड़कर चला गया। और उसकी मृत्यु, लुई 16वां की मृत्यु 1793 में मृत्यु हो गई। यानी उसको फांसी दे दिया। लुई 16वां को 1793 में फांसी दे दिया गया। और फिर फ्रांस में एक राजा आता है। फ्रांस में एक राजा आता है जिसका नाम होता है नेपोलियन। नेपोलियन बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किया, लेकिन उसके बाद फिर कुछ बुरे भी कार्य किया। नेपोलियन 1804 में आया, गद्दी पे बैठा। नेपोलियन युग जिसको कहा जाता है, यानी नेपोलियन का कब तक राज रहा, तो उसने
1804 से 1815 तक फ्रांस पे राज किया, शासन किया। नेपोलियन जब गद्दी पे बैठा, यानी कि नेपोलियन जब गद्दी पे बैठा तो उसने 1804 में नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता जिसको बोलते हैं, वो लागू किया। नेपोलियन संहिता क्या है? उसमें कई पॉइंट उसने बताए कि ये रहेगा। उसमें कई पॉइंट मैं बताता हूँ, जिसमें जन्म के आधार पर मिलने वाली हर एक सुविधा समाप्त कर दी। ये क्या होता है? धर्म, जन्म के आधार पर। पहले था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अमीर का बेटा अमीर रहेगा, गरीब का बेटा गरीब रहेगा, तो ये था। तो जन्म के आधार पर मिलने वाली सुविधा को बंद किया। उसने कानून की नज़र में सबको बराबर रखा। संपत्ति के अधिकार को पुख्ता कर दिया, संपत्ति के आधार को पुख्ता कर दिया। और 1815 में एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है वाटरलू का युद्ध। 1815 में नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हार जाता है। जब ये युद्ध हार जाता है तो आक्रोश जनता, उससे परेशान जनता उसके खिलाफ आंदोलन कर देती हैं और उसे एक द्वीप पर भेज दिया जाता है और उसकी मृत्यु 1821 में हो जाती है। अब 1815 से 1848 तक मेटरनिख युग चलता है। मेटरनिख एक शासक था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख, बहुत प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिख जब नेपोलियन युग ख़त्म हुआ, यानी 1815 ख़त्म हुआ, उसके बाद 1815 में ऑस्ट्रिया में एक सम्मेलन करवाता है। कई देश उसमें शामिल होते हैं और बात होती है तो क्या उसमें फ़ैसला लिया जाता है। मेटरनिख गणतंत्र व्यवस्था थी उसका घोर विरोधी था और राजतंत्र का समर्थक था। तो उसने क्या किया, फ्रांस में फिर से वियना की जो संधि हुई, ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना है, वियना में एक संधि हुई जिसके तहत फैसला लिया गया कि फिर से बुर्बो वंश का राज फ्रांस में लागू किया और बुर्बो वंश के लुई 18वां को वहाँ का फिर से राजा बना दिया गया। और फिर उसमें और भी बहुत सारी पॉइंट है, जैसे कि बुर्बो वंश का राज हुआ, उसने इटली को बहुत सारे छोटे छोटे राज्य में बांट दिया, जर्मनी को 39 यानी 39 राज्यों का संघ बना दिया। इतनी बात हो गई। उसके बाद जो है 1830 की क्रांति होती है, 1830 की क्रांति होती है। 1830 यानी 1830 के टाइम एक राजा होता है जिसका नाम होता है चार्ल्स दशम, यानी चार्ल्स दशम राजा होता है जिसका प्रधानमंत्री पोलीगनेक होता है। और जब 1830 में पब्लिक यानी जनता जो है उसके खिलाफ आंदोलन करने लगती है, जब रोड पर निकल के देश छोड़ो जब राजा के खिलाफ आंदोलन करती है, तो वो देश छोड़कर इंग्लैंड चला जाता है और यहाँ से बुर्बो वंश का समाप्त हो जाता है। बुर्बो वंश का जो शासन था वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर लुई फिलिप को फ्रांस का राजा बना दिया जाता है। 1848 यानी 1848 में एक क्रांति होती है। लुई फिलिप भी अच्छा शासक नहीं था, तो एक क्रांति होती है, जनता, किसान, सारे लोग रोड पे निकल जाते हैं और आंदोलन करने लगते हैं। अभी जैसे
कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पे निकले, वैसे ही वहाँ के लोग भी सड़कों पे निकले। तो ये जो है लुई फिलिप जो है फिर वहाँ से गद्दी छोड़ के इंग्लैंड चला जाता है। लुई फिलिप यानी यहाँ से चला जाता है। कब? 1848 विद्रोह के बाद लुई फिलिप गद्दी छोड़कर चला जाता है। फिर इसके बाद नेशनल असेंबली ने इसे गणतंत्र राज्य को, गणतंत्र की स्थापना घोषणा कर दी। पुरातन व्यवस्था की अंत हुई, यानी जो राजतंत्र चलता था उसका अंत हुआ। लुई नेपोलियन को फिर से प्रधानमंत्री, वहाँ का शासक यानी राजा बना दिया गया। किसको? लुई नेपोलियन को राजा बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हमारी आती है